हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 दादी माँ। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। तो आइए अब हम लेसन पढ़ेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ पर लेखक ने बताया है, बरसात और बसंत देखने के बाद भी लेखक को जहाँ वह रहता है वहाँ उसे वह मज़ा नहीं आता है। अभी तो लेखक कहीं और रहता है ना, गांव में तो रहता नहीं है वो, तो वहाँ पे उसको वो आनंद नहीं आ रहा है जो उसे दादी माँ के रहते हुए गांव में जो आनंद आता था, वो आनंद उसका चला गया है। अब लेखक ने यहाँ मित्रों का वर्णन किया है। यहाँ पे अपने मित्रों का वर्णन किया है कि वह थोड़े स्वार्थी हैं। वो उसको जल्दी मतलब अभी यहाँ पे क्या बोला है कि मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सा प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब कि लेखक जो है वो जल्दी घबरा जाता है। उसको सामने तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। तो लेखक को लगता है कि दोस्त तो ऐसे ही हैं, तो वो सोचता है कि चलो जाने दो। लेकिन फिर भी जो उसकी बरबस आँखों में, मतलब ना चाहते हुए भी, वो सब उसको याद आता है। धुंधली छाया नाच उठती है कि साफ दिखाई ना देना। धुंधली छाया मतलब साफ दिखाई ना देना। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है लेखक कि क्वार के दिन, मौसम ऐसा लग रहा है कि क्वार का महीना आ गया है, यानी आश्विन का महीना। आश्विन का महीना कौन सा होता है? सितंबर और अक्टूबर का महीना। कि यहाँ लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सितंबर और अक्टूबर का महीना, आश्विन का महीना आ गया है। अब सितंबर और अक्टूबर के महीने में मौसम कैसा होता है यह आपको पता है। थोड़ा गुनगुना सा मौसम होता है, मतलब थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा, मतलब गर्मी होती है। अब यहाँ लेखक सब कल्पनाओं को सोच रहा है कि वह पहले कैसे रहता था। अभी यहाँ पे लेखक कह रहा है कि उसके गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है, क्योंकि वर्षा ऋतु बीत गई है।
सावन खत्म हो गया है और भादो भी चला गया है। अब जो चल रहा है वे आश्विन का महीना है, यानी कुवार का महीना है। चारों तरफ गांव में पानी हिलोरे ले रहा है, चारों तरफ पानी हिलोरे ले रहा है। लेखक अपने गांव के दिनों को याद कर रहा है और दूर सिवान में से बहकर आए मोथा, मोथा होता है एक प्रकार की घास जो बहकर आती है। मोथा और साई की घासें होती हैं और कुछ पेड़ों की जड़ें बहकर चली आती है। कुछ बरसाती घासों के बीच आ जाते हैं और उस समय सूरज की जो गर्मी पड़ती है वह सूरज की गर्मी से सड़ गल जाते हैं, तो उसमें से बड़ी बदबू आने लगती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है लेखक कि रास्तों में जो कीचड़ होता है वो सूख जाता है और जगह जगह पर झाग वाले जलाशय भर जाते हैं। कहाँ? किनारों पर। तो लेखक कहते हैं इस समय जब यह जलाशय बनते थे तो बचपन में वह इसमें कूद कूद कर उसका आनंद उठाते थे। उस जलाशय में कूदते थे और भीगते थे तो उनको मज़ा आता था। अब वे कहते हैं कि आषाढ़ के आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अभी यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि आषाढ़ का महीना वो होता है मई जून का महीना। आपको पता है मई जून के महीने में आम और जामुन आते हैं। उसको चिंता नहीं थी कि आम और जामुन कि उसको वो मिले, कि इसकी चिंता भी नहीं थी कि आम और जामुन उसको मिले खाने को। अगन में चिवड़ा, मतलब कई लोग चूड़ा भी बोलते हैं उसको, कि सर्दियों के समय में चूड़ा और गुड़ मिले चाहे नहीं मिले। चैत के दिनों में चैत के दिन कब होते हैं? जब होली आती है, लोहड़ी होती है। तो जब ये सब त्योहार आते हैं तो क्या खाते हैं? लाई, मूंगफली की पट्टी, गुड़ खाते हैं। लेखक कहता है मुझे यह सब मिले ना मिले, लेकिन मुझे वह झाग भरे जल में कूदने को मिल जाए। लेखक उस कुवार के दिनों में झाग वाले जल में कूदना चाहता है। आगे कि 2-1 दिन ही तो कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि वो 1-2 बार ही कूद पाया और अचानक उसको भीगने के कारण बुखार हो गया, बीमार हो गया वो। अब लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उसको बीमार होना जो है वो ना जाने क्यों अच्छा लगता था, कि उस टाइम पे वो बीमार पड़ता था तो उसको अच्छा लगता था। हल्का बीमार हो जाए, थोड़ा सिर दर्द हो जाए तो उसको फिर क्या खाने को मिलता था? नींबू और साबूदाना मिलता था। लेकिन लेखक को ये महसूस हुआ कि इस बार जो मेरे को बुखार चढ़ा है वो जल्दी उतरने वाला नहीं है। तो वो बुखार जो है उसको चढ़ता ही गया और वह रज़ाई पे रज़ाई ओढ़ता रहा। और कब उतरा ये बुखार? रात को 12 बजे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा धोकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सगह
टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए। अभी यहाँ पे लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं, उन दिनों को याद कर रहे जब दादी माँ उसके पास आई, उसी झाग वाले पानी से वह नहा कर आई थी। उसी झाग वाले पानी से वह नहा कर आई थी। दादी कैसी थी? दुबली पतली थी। उनका शरीर जो था वह सफ़ेद किनारी धार वाली धोती पहनती थी। वह क्या पहनती थी? किनारी धार वाली सफ़ेद धोती पहनती थी। उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और उनके माथे पर से थोड़ा थोड़ा जल टपक रहा था। और आते ही उन्होंने लेखक का सर छुआ और पेट छुआ। आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। अभी यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे कि जब उन्होंने मेरा सर और पेट छुआ तो फिर आंचल से, उसमें आंचल में कुछ उन्होंने बांध रखा था और आंचल से निकाल कर उन्होंने एक भभूत टाइप, मतलब कुछ पुराने ज़माने में होता था भभूत टाइप, वो निकाला और लेखक के मुंह में डाल दिया और माथे पर लगा दिया। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। वो दिन रात जो है लेखक के पास ही बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। अब हाथ पैरों को कभी कभी मलती, कभी पंखा जल रही है, सर पर दालचीनी का लेप करती। अब दालचीनी मालूम होगी बच्चों आपको कि किचन में इस्तेमाल होती है। आप अपनी मम्मा को बोलोगे कि दालचीनी कैसी होती तो आप देख सकते हो। दालचीनी का लेप बनाती और कभी अनेकों बार, बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। अनेकों बार 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 लेखक को छूती कि उसका बुखार ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी बच्चों कभी मतलब आपको भी बुखार हुआ होगा। अभी जब आप लोग बीमार पड़ते हो या बुखार होता है तो आपके मम्मी पापा या दादा दादी बार बार आपको छू कर देखते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है लेखक कि दादी जो है उसको बार बार छू कर देख रही थी कि भाई इसका बुखार उतरा है, फिर से तो नहीं आ गया है। तो लेखक हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है लेखक कि बार बार वो मतलब छू रही थी कि हाँ भी बुखार आया है कि नहीं, और छौंक भी नहीं लगाने देती थी। किसी भी सब्जी को छौंक नहीं लगाने देना। खिचड़ी अगर बन रही है तो उसमें मूंग की जो दाल पड़ती है वो एकदम गल गई है, मिल गई है कि नहीं। और कोई बीमार के मतलब कोई अगर उसको देखने आया तो सीधे मतलब सीधे बाहर से आकर तो नहीं देखने चला गया। और अनेकों क्वेश्चन, अनेकों प्रश्न पूछ पूछ कर सब घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर का गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लेखक कि दादी माँ गवई गांव मतलब गांव की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको बहुत सारी दवाओं के नाम मुँह ज़बानी याद थे। किसको? दादी को। वह बहुत सी दवाओं के बारे में जानती थी और वह घर घर में पहुंचती थी और सबको देखा करती थी। दवाओं के नाम उन्हें याद थे। कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंच जाती, फिर भी वह वही काम करती रहती थी। कोई महामारी कोई फैलती, एक बीमारी का नाम दिया है विषुचिका, इसका मतलब है हैज़ा। जब हैज़ा फैलता था तो रोज़ सुबह उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सबको ध्यान से मिलाकर दवा बनाती। और सफाई का तो
बहुत ही ध्यान रखती थी। अब यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि सफाई का इतना ध्यान रखती थी कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पे उनको गंदा दिखता तो वो मतलब गुस्सा हो जाती। बु, बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है लेखक कि बीमार वो अब भी पड़ता है, आज भी वह जब बीमार पड़ता है तो उसने जो सेवक रखा है वह साबूदाने की खिचड़ी देता है, लेकिन डॉक्टर भी देख के चला जाता है और वो जो दवाई देता है, कड़वी सी दवाई देता है, उसको देखते के साथ ही बुखार भी भाग जाता है। लेकिन उसे अब बीमार होने में मज़ा नहीं आता है लेखक को, क्योंकि उसका देखभाल करने वाली दादी माँ नहीं है अब। इसलिए वह बीमार होता है तो वह उन दिनों को याद करता है, दादी की सेवा को याद करता है। दादी कितना परेशान होती थी, कितना ध्यान रखती थी, क्या क्या दवाई देती थी कि वो जल्दी ठीक हो जाए, सोती नहीं थी, सारी सारी रात बैठी रहती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लेखक मिस कर रहा था, उनको याद कर रहा था। तो बच्चों, इसके आगे का लेसन मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि इतना आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।